तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे मनी मार्केट की। सबसे पहले मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये चैप्टर की 2 वीडियोस मैं ऊपर दे चुका हूं, आई बटन में जो पिन है, फटाफट जाके उनको देख के आओ, फिर आना इस वीडियो पे। पहली में कंसेप्ट और दूसरी में फंक्शन। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं मनी मार्केट की पूरी डिटेल। मनी मार्केट है क्या, उसके फीचर्स क्या और उसके सबसे इंपॉर्टेंट 5 इंस्ट्रूमेंट जिन पे बहुत सारी केस स्टडीज है, बहुत सारी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में जैसा कि मैं बता चुका हूं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। ठीक है, मतलब कंपनी ने लोगों से पैसा मंगवाया कुछ इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके, वो पैसा मैक्सिमम कंपनी रिटेन कर सकती है 1 साल के लिए। सबसे पहला फीचर है इसका कि ये लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। दूसरी बात, इसमें नॉर्मल जनता पार्टिसिपेट नहीं कर सकती बहुत एक्टिवली। इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही है कि लोगों से पैसा लेके सही जगह इन्वेस्ट करना। वो बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स, ये सब कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज ही मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हम जैसे नॉर्मल लोग मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। उसके बाद बात आती है कि क्या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लिक्विड हैं? बिल्कुल, ये लिक्विड है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ DFHI, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्काउंट फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप की गई है स्पेसिफिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्या मतलब कि मेरे पास, मतलब किसी के भी पास मनी मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो जब चाहे उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। वो बिल्कुल नियर टू लिक्विड है। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है उसकी सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि आप जब चाहो इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने इस इंस्ट्रूमेंट को बेच के पैसे ले सकते हो। ये बात आती है। मैंने आपको कहा कि हम जैसे लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन वो हर इंस्ट्रूमेंट नहीं, मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हम नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ कुछ खरीद सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके अगले फीचर की तरफ, जो है रिस्क एलिमेंट। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर मच लेस रिस्कियर देन द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, पहली बात तो ये कि आप अपना पैसा 1 साल के लिए लगा रहे हो और दूसरी आप अपना पैसा 20 साल के लिए लगा रहे हो। रिस्क कहां ज्यादा है? रिस्क 20 साल वाले में ज्यादा है, क्योंकि कंपनी की सिचुएशन 20 साल बाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन 1 साल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट जब आप 1 साल या 1 साल से कम के लिए करते हो तो रिस्क वहां वैसे ही कम है, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन है। और दूसरी चीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ वही कंपनीज इश्यू कर सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड है, बहुत हाई पोजीशन है फाइनेंशियली, तो उनके डूबने के चांसेस वैसे ही काफी कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क काफी मिनिमल होता है। 2 बातें। तीसरी चीज इसमें आएगी कि इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। इसकी सारी ट्रांजेक्शन या तो टेलीफोन पे होंगी या ऑनलाइन होंगी। इनके पोर्टल्स है, इनकी वेबसाइट्स है, वहां पे सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। इनकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, यहां जाके आप मनी मार्केट की ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये हो गए बेसिक से मनी मार्केट के फीचर। अब जैसे कैपिटल मार्केट में आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सब कुछ, वैसे ही मनी मार्केट में बेसिकली 5 इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें पढ़ने हैं। उन पांचों इंस्ट्रूमेंट्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल है, थोड़ी थोड़ी नहीं, मतलब कुछ ज्यादा ही है, लेकिन हमें उन पांचों इंस्ट्रूमेंट्स को इतने तसल्ली से, इतने अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि उनमें से काफी सारी केस स्टडीज बनती है। आपको बता दिया कि हाँ, एक कंपनी है, उसको ये रिक्वायरमेंट है, तो बताओ वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करे, कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो यूज करे, तो आपको आइडेंटिफाई करके उसकी नीड्स के हिसाब से बताना होगा। इसलिए अब पूरी कंसंट्रेशन के साथ चाय पानी कॉफी जो पीना है वो पी के बैठ जाओ और अब बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो देखो भाई, पहला इंस्ट्रूमेंट आता है ट्रेजरी बिल या फिर टी बिल। टी बिल क्या होता है? टी बिल में कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने लायक, जिनको आप साथ साथ लिखो या अपनी बुक में मार्क कर लो, क्योंकि ये केस स्टडी में आपको हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज, इसको कौन इशू कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई, और कोई इसको इशू नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई इशू कर सकता है। किसके कहने पे? इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे। जब इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी कि हाँ तुम टी बिल इशू करो, तभी वो करेगा। अब इसका पर्टिकुलर रीजन भी है, बिल्कुल है। जब इंडियन गवर्नमेंट फेस करेगी फिस्कल डेफिसिट, तो उसको करना पड़ेगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मतलब जब सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू रेवेन्यूज, यानी कि हमारे पास आ रहे हैं 100 रुपए लेकिन खर्चा हो रहा है 150 का, तो वो 50 रुपए का गैप कवर करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी कि तू लोगों से मंगवा ले। आरबीआई क्या करेगा? ट्रेजरी बिल इशू कर देगा, जिसको चाहिए वो आके ट्रेजरी बिल खरीद लो और मुझे पैसे दे दो। जब तुमने मुझे पैसे दे दिए तो गवर्नमेंट की एक बार वो कमी पूरी हो गई और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो पैसे लोगों को वापस लौटा दिए जाएंगे। सबसे पहली लाइन इसमें आएगी कि टी बिल सिर्फ आरबीआई इशू करता है इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे। दूसरी लाइन में आप ये चीज लिख सकते हो कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए किए जाते हैं जब इंडियन गवर्नमेंट फेस करती है फिस्कल डेफिसिट।
तीसरी लाइन में लिख सकते हो आप, ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, इनका दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या मतलब, इन पे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इनमें 1% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर लेते क्यों है लोग इनको, फायदा क्या लेने का, कारण क्या लेने का, क्यों खरीदेगा कोई, जब 0% है तो हम अपने पैसे क्यों लगाएंगे। इसकी एक अलग थ्योरी है, मतलब बिल्कुल छोटी सी चीज आपको समझने में बिल्कुल आसानी आएगी। तो एग्जांपल में बात करते हैं एक और चीज की, टी बिल जो है ना वो हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में इशू होगा, या 25,000 का, या 50,000, या 75,000, या 1 लाख, या 1,25,000, ऐसे ऐसे 25,000 की फिगर के मल्टीपल्स में टी बिल इशू होंगे। अब एग्जांपल जो मैं बता रहा था कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे इंटरेस्ट कोई नहीं है, लेकिन ये होता है सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। क्या मतलब है इस चीज का, कि जब हम इस चीज को बेच रहे हैं, जो सरकार है ना वो इसको एक चीज मान के, एसेट मान के बेचती है और लोगों से पैसे लेती है, और फिर जब रिडीम करने की बारी है तो पैसे वापस देने हैं, वो चीज वापस देनी, ये सीन है। सोल्ड एट डिस्काउंट की अगर 25,000 की चीज है ना, तो वो मैं तुम्हें 21,000 में दे दूंगा या 20,000 में दे दूंगा, मैं तुम्हें डिस्काउंट पे दूंगा, इसकी एमआरपी की वैल्यू 25,000, मैं जनता को ये चीज डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तुम्हें वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया, तुमसे पैसे ले लिए गए, कितने, टोटल 20,000, ठीक है, ये बात है। उसके बाद जब टाइम आया साल बाद इसको रिडीम करने का, यानी जनता को पैसे वापस देने का, तो मैंने क्या किया, तब मैंने पूरे के पूरे 25,000 दिए। पार वैल्यू होती है इसकी एमआरपी, और डिस्काउंट यानी कि एमआरपी से कम, एमआरपी मतलब थोड़ा गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, उसका प्राइस, उसकी मार्केट वैल्यू 25,000 उसकी वैल्यू है, मैंने 20,000 में इशू कर दिया और एंड में 25,000 ही दिए। तो जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको 5,000 का फायदा होगा, और वही उसके लिए एज ए इंटरेस्ट काम करता है। ये है टी बिल की पूरी कहानी। आरबीआई इशू करता है, गवर्नमेंट के कहने में डेफिनेट फाइनेंसिंग करने में, ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, ये 25,000 के मल्टीपल में इशू होते हैं, और इनका एक एग्जांपल दे दिया, आप ऐसे बता सकते हो सोल्ड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। और एक बात, इसमें जो रिस्क है इस इंस्ट्रूमेंट में स्पेसिफिकली, रिस्क बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इसी के साथ टी बिल होता है खत्म। अब बात कर लेते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट की, जो है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है यार, देखो सबसे पहली बात, इसको केस स्टडी में आइडेंटिफाई करने की सबसे पहली निशानी कि ये हर एरी कंपनी इशू नहीं करती, सिर्फ वो कंपनी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी ज्यादा साउंड है, जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल है, जिसके पास्ट ईयर के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, वही कंपनी ये इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, ठीक है। इसी से हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि जब ऐसी कंपनी इशू करे तो रिस्क तो भाई बहुत कम हो गया। तीसरा पॉइंट निकल के आता है, ये जनरली होता है 15 दिन से 365 दिन तक, यानी कि 15 दिन से 1 साल, ये इसका टाइम पीरियड है, किसी भी टाइम पीरियड के लिए कोई भी कंपनी इसको इशू कर सकती है। चौथी चीज आती है, एक प्रोमिसरी नोट है जो ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट। क्या मतलब इस चीज का, कि प्रोमिसरी नोट, मैंने ये खरीदा, मेरे पास एक कागज है जिसमें प्रूफ है, ये बियर चेक की तरह है, मतलब मेरे पास है तो रिडेम्पशन के टाइम मुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर मैंने किसी दोस्त को दे दिया तो रिडेम्पशन के टाइम उसे पैसे मिल जाएंगे। इसको ट्रांसफर करना काफी इजी है, आप बस उसको एंडोर्स कर दो, उसको पकड़ा दो वो कागज, या फिर जो डिजिटल फॉर्म में तो उसको वो कॉपी, जैसे भी है, जो भी सीन होता है, ये इसको ट्रांसफर करना काफी इजी है, ये बात। उसके बाद जो मेन बात है जिससे आपको स्टडी आइडेंटिफाई होगी कि इसके दो पर्पस है, इसको इशू करने के दो पर्पस है, पहला पर्पस और दूसरा पर्पस। पहला और सबसे मेन पर्पस जो आता है वो है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग का आपसे 1 मार्क में मतलब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े शेयर्स इशू करते हैं ना, या डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो उनको इशू करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। उनको इशू करने में इतना ज्यादा खर्चा आ जाता है, कंपनी के पास वो पैसे नहीं होते कि हम इतना खर्चा उठाएंगे कैसे भाई, इतने पैसे देंगे कहां से हम, तो उस पैसे को लेने के लिए वो एक और इशू करते हैं, कि मतलब मुझे शेयर इशू करने हैं, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, उस पैसे को लेने के लिए मैं कमर्शियल पेपर इशू करूंगा, उस पैसे से मैं अपनी शेयर इशू की फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा कर लूंगा, उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। यानी कि जब मैं पैसे मंगवा रहा हूँ एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, और वो रीजन क्या है, मेरे को फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करना है, वो होती है ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। पहला रीजन हो गया इसका, ये पहला पर्पस। दूसरा पर्पस क्या है इसका, दूसरा पर्पस आता है शॉर्ट टर्म या सीजनल नीड्स को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल की जैसे वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है, या आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए कुछ बिल्कुल छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, जो आप 15 दिन या महीने या 2 महीने के अंदर उसको वापस दे सकते हो, तब कमर्शियल पेपर काम आ सकता है। एक चीज जो इसमें टेबल की तरह सेम है, वो है सोल्ड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। कमर्शियल पेपर में यहाँ खत्म होता है। इसमें जो मेन टेक अवे थी वो ये थे कि बहुत बड़ी कंपनी, फाइनेंशियली साउंड कंपनी रहेगी, और ब्रिज फाइनेंसिंग, जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है कॉल मनी। देखो भाई,
इसका मतलब बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ इकोनॉमिक्स में होती है। एक होता है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई एक कॉमर्शियल बैंक को धक्का करती है कि तेरे जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कैश तुझे तेरे पास रखना होगा फॉर इमरजेंसी पीरियड। कि अगर एक बैंक के पास लाख रुपए डिपॉजिट आए तो लाख में से कम उसको मतलब जो भी परसेंटेज है, मान लो 5% है फॉर एग्जांपल, तो उसको लाख में से 5,000 रुपए अपने पास कैश रखना होगा। बाकी 95 वो आगे लोन दे सकता है, लेकिन 5,000 उसको रखना होगा। तो आरबीआई रखती है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, हर बैंक के लिए होता है। अब होता क्या है कि कॉल मनी जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए, बैंक्स का आपस का भाईचारा, कोई कंपनी इसको कुछ नहीं कर सकती। तो बैंक्स के लिए मान लो एक बैंक है हमारे पास पीएनबी, एक है एसबीआई, एक है बीओबी, ये 3 बैंक मान लो, ठीक है। अब सीन क्या है कि आरबीआई ने सेट किया 5% सीआरआर, पीएनबी ने सेट कर लिया 6% के आसपास, एक्सेस कर लो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, उसके बाद फालतू फंड भी है, सरप्लस फंड्स। एसबीआई ने पूरा अपना 5% किया, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो 5% तक टच कर पाए, उसके पास है ही नहीं। लेकिन अगर आरबीआई ने कह दिया क्यों नहीं है तो बहुत बड़ा फाइन लग जाएगा, तो उसको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है पैसों की, मतलब अभी के अभी घंटे 2 घंटे के अंदर पैसे पहुंचाने चाहिए मेरे पास। तो बैंक्स ही आपस में डील करते हैं एक दूसरे को फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म पे और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि मैंने अभी मांगे तो मेरे को घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पैसे मिल जाने चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट टर्म, यानी कि जब चाहे सामने वाला मुझसे मेरे पैसे वापस मंगवा सकता है। जनरली होता है 1 से 15 दिन, 1 to 15 डेज। लेकिन बीच में से अगर मान लो करता था कि पीएनबी ने बीओबी को पैसे दे दिए क्योंकि उसको अपना सीआर रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी, ये होती है कॉल मनी। अब इस पे पीएनबी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको बोलते हैं कॉल रेट। अब मान लो कि बीच में से पीएनबी को जरूरत पड़ गई, उसको अपने पैसे वापस चाहिए, तो जब चाहे वो बीओबी से अपने पैसे वापस मांगता है और इसको देने पड़ेंगे। यही है कॉल मनी का कॉन्ट्रैक्ट। ये सीन होता है 1 डे to 15 डे, कॉल रेट, सीआरआर, ये सारी बातें आप लिखोगे, बैंक्स की बात आएगी, आप इजिली केस स्टडी पहचान जाओगे। इतनी सी बात है कॉल मनी में। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी, नॉर्मल कॉर्पोरेट कंपनी किसी और काम में डील करती है जो फाइनेंस नहीं करती, बैंक नहीं है, वो कतई ही कॉल मनी से कुछ लिंक नहीं रखती, ये बात है। तो अगला पॉइंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर सीओडी। सबसे 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 सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ये सीओडी। सबसे पहली बात ये अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इस पे कोई एसेट्स मोर्टगेज नहीं होती है, और साथ ही साथ ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता, ठीक है। इसके लिए दूसरा पॉइंट आता है कि ये बैंक्स और फाइनेंशियल डेवलपमेंट बैंक्स, यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल डेवलपमेंट बैंक्स ही सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं, और कोई भी इसको इशू नहीं कर सकता। ये भी कब इशू कर सकते हैं, जब उनके पास टाइट लिक्विडिटी इशू, मतलब उसके पास पैसे की कमी है, उनको फिलहाल अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने की जरूरत है, तो वो मार्केट में सीओडी इशू कर देंगे। अब ये एक एक्सेप्शन की तरह है, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हम जैसे नॉर्मल लोग भी खरीद सकते हैं, इसमें पैसे लगा सकते हैं। तो सीओडी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉर्मल पीपल कोई भी खरीद सकता है। और एक कंपनी जो यानी कि बैंक इशू कर रहा है वो क्यों करेगा, अपने लिक्विडिटी को फेस करने के लिए। ये हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे जो है, तो कॉमर्शियल बिल क्या होता है। कॉमर्शियल बिल इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल है, और सेल्फ लिक्विडिटी मतलब अपने आप एक टाइम के बाद पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ अ फर्म। एक फर्म है जिसने कुछ सामान उधार पे बेच दिया, तो उसके डेटर क्रिएट हो गए। अब आपने प्लस वन पढ़ा था, अगर डेटर एक बिल रिसीवेबल साइन करके दे दे तो वो एक बीआर बन जाता है। एक मेरे पास अगर बीआर है तो मतलब इस पर्टिकुलर डेट को मेरा डेटर मुझे पेमेंट देगा, ये फाइनल है। जब मैं उस बीआर को बैंक से करा लेता हूँ डिस्काउंट, मतलब बैंक में मैंने वो दिया और बैंक से कैश ले लिया अभी के अभी, जब मिलेगा तब बैंक को दे देगा वो, तो वो बन जाता है कॉमर्शियल बिल। क्या मतलब कि मैंने अपनी क्रेडिट सेल को फाइनेंस किया, क्रेडिट सेल के पैसे ले लिए अभी की अभी, वो बंदा बाद में देगा, वो बैंक को देगा, लेकिन मैंने बैंक से अभी ले ली। उसके कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं, आपने प्लस में सब कुछ पढ़ा हुआ है। कॉमर्शियल बिल एक फर्म को फाइनेंस कैसे करता है कि मतलब मैं कुछ सामान उधार पे बेच रहा हूँ, मैंने उससे बीआर लेके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और मेरे लिए अब वो चीज कॉमर्शियल बिल बन चुकी है। जब मेरे लिए वो चीज कॉमर्शियल बिल बन चुकी है तो मेरे लिए भी वो एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज हुआ, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मनी मार्केट का सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, सेल्फ लिक्विडेटिंग भी है और नेगोशिएबल भी है। इतनी सी बात थी बस। यहाँ खत्म होते हैं हमारे पांचों के पांचों इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक बोनस टिप कि कॉमर्शियल बिल और सीओडी आपको रेयरली देखने को मिलेंगे। ट्रेजरी बिल की जनरली बात 1 मार्कर में होगी, केस स्टडी में मोस्टली कॉमर्शियल पेपर लगेगा
और कॉल मनी 1 मार्कर और 3 मार्कर कहीं भी मिल सकता है आपको। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने बुक्स, जो मेरे क्वेश्चन बहुत सारे पढ़े। चेंजेस हो सकते हैं नो डाउट यार, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वो यही है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो देखो, बाकी वीडियोस जाके देखो, चैनल चेक करो, पूरा पार्ट है मैंने अच्छे से करवा रखा है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट।